नमस्कार दोस्तों, आज से हम आर्यस अग्रवाल स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हम शुरुआत से अंत तक पूरी आर्यस अग्रवाल लगवाएंगे। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आपको सबसे पहले मैथ की जीवनी बताएंगे भैया कि मैथ होती क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई। हर बच्चों से केवल यही प्रॉब्लम होती है कि वो ये नहीं समझ पाता कि क्या प्राकृतिक संख्या है, क्या वास्तविक संख्या है, क्या रियल संख्या है। ये सारी चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, मगर आज के बाद किसी बच्चे से किसी में आपको कन्फ्यूजन की नौबत नहीं आएगी और अब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करें। देखिए भैया, अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं, क्या होती है, आपको हम अभी बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर हम आपसे कहें तो देखिए नाम से ही मालूम हो रहा है कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या बोले तो जो प्रकृति से मिली हो, अर्थात जिनके बारे में हमको ये ना पता हो कि इनको किस गणितज्ञ ने बनाया या किस विद्वान ने उनको हमको दिया, हमें नहीं पता। इस कारण से इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, अर्थात जो हमें प्रकृति से मिली हो, जिनके बारे में हमको नहीं पता है कि इनके राइटर कौन है, किसने हमको दिया। तो आज तक हमको इनके बारे में नहीं पता कि इसके किस गणितज्ञ ने इनको ऑलरेडी हमको सौंपा है, हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो इन संख्याओं को आपको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये भैया है आपकी संख्याएं 1 से 9 तक। 1 से 9 तक संख्याओं को अभी तक किसी बुक में नहीं मिला हुआ है कि इनको किस गणितज्ञ ने दिया हुआ है या किस गणितज्ञ ने इनको खोज की हुई है। इस कारण से ऑलरेडी क्या होता है कि जो आपकी 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इन संख्याओं को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। अब अगर मान लीजिएगा हम इन्हीं संख्याओं से कोई संख्या बनाते हैं, मान लो हम 1 और 3 लेते हैं तो 1 3 से हमारा 13 होता है। हम 4 और 6 लेते हैं तो 46 होता है। ठीक है, 4 6 लेते हैं तो ये 46 होता है। तो ये संख्याएं बनी तो प्राकृतिक संख्याओं से, किंतु अगर हम बात करें तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या भैया यही होती है कि इनसे बनी हुई है। तो इन संख्याओं को हम बनावटी प्राकृतिक संख्या या केवल प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। अर्थात इस आधार पे हम क्या है कि 1 से लगा के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब जब लोगों को ये प्राकृतिक संख्या मिल जाती हैं तो इस पे वो काम करने लगते हैं, जैसे कि जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, ठीक है, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये करने लगे। जाहिर सी बात है कोई नई चीज़ आती है तो लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो उतनी समय जब ये संख्याएं आई तो क्या हुआ कि लोगों ने इससे जोड़ना घटाना स्टार्ट किया। आखिर जैसे कि वो जोड़ते रहे, 4 में 4 जोड़ते रहे तो उनका 8 होता रहे, 5 में 6 जोड़ते रहे तो 11 होता था। उसी उद्देश्य से ऑलरेडी वो 6 में 4 जोड़ते थे 10 होता था, किंतु उतनी समय 0 नहीं था तो इसका आंसर नहीं आता था। तो वो लोग यहाँ पे 0 लगा देते रहे या एक संकेतबद्ध रख देते रहे हैं, जिसका बाद में खोज हुआ और इसकी खोज भारत में हुई है। शायद आप लोगों को पता हो, इसको आर्यभट्ट द्वितीय ने इसकी खोज की हुई है। और आर्यभट्ट द्वितीय ने केवल इसकी ही नहीं, इसके साथ साथ उसने एक चीज़ की और खोज की है, वो है हमारा दशमलव। आखिर हम कह सकते हैं कि आर्यभट्ट द्वितीय ने हमको 0 और दशमलव दिए हैं, अर्थात इनके खोज करता है वो। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में कि 0 का आविष्कार किसने किया। तो भैया आप ले सकते हो, दे सकते हो, आंसर बता सकते हो कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट द्वितीय ने किया है। अगर आपसे पूछ लेता है दशमलव की खोज किसने की है तो आप बता सकते हो भैया दशमलव खोज भी आर्यभट्ट द्वितीय ने की है। ठीक है, अब देखो जब 0 बन गया तो इसको भी कहीं रखने का स्थान दिया जाएगा। तो इन संख्याओं को आखिर हम कह सकते हैं कि 0 को इसके पहले रखा गया।
दोस्तों मैं आपको एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। 0 1 2 3 4 इस तरह से रखा गया। अब इस 0 को यहाँ पे जोड़ा जाएगा तो क्या इसको हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, किसी इंसान ने इसको दिया हुआ है, किसी इंसान के द्वारा ये बनाया गया है, तो ये प्राकृतिक नहीं है। इसको जैसे यहाँ पे हम रखते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इन संख्याओं को बोला जाता है पूर्ण संख्या। इसको पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। इसी संख्या को हम इंग्लिश में रियल संख्या बोलते हैं और इन्हीं संख्याओं को वास्तविक संख्या भी बोला जाता है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ ले कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो यही आपके 0 से 1 2 3 4 5 6 ये आपकी वास्तविक होती हैं। आपसे कोई पूछ लेता पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो 0 1 2 3 4 डट डट ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब क्या हुआ कि जब लोगों के पास 0 आ गया तो इसका आंसर आने लगा। अब ये नाम पढ़े कैसे, तो उतनी समय जो उनके मुख से निकल रहा था वही नाम होता था। आपको हम बताते हैं दोस्तों कि नाम कैसे पढ़ा। जैसे कि वो लोग गिनती लिखते थे कि जैसे लिखे 5 6 7 8 9। अब इसके बाद में 10 नहीं लिख पा रहे थे क्योंकि 0 नहीं था, तो यहाँ पे 11 लिखते थे, 12 लिखते थे, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह 19 भी यहाँ पे कॉलम छोटा हुआ था 21। किंतु जैसे हमारा 0 बना तो उनकी क्या हो गई, गिनती पूर्ण हो गई भैया। यहाँ पे वो क्या है कि 0 और 1 लगा के 10 लिख सकते थे, 2 और 0 लगा के यहाँ 20 लिख सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या हुआ कि जैसे गिनती पूर्ण हुई तो उनके मुंह से निकला, अरे मेरी तो गिनती पूर्ण हो गई, मेरी तो गिनती पूर्ण हो गई। अब मेरी गिनती पूर्ण हो गई तो इसका नाम पड़ गया भैया पूर्ण संख्या। अगर इसी को जिस तरह से हमने बताया कि अभी वो लोग करते थे जोड़ना घटाना, तो जैसे 6 4 जोड़े तो जोड़ने को उनका 10 नहीं आता था, किंतु उनका अब 0 बन जाने से उनका आंसर निकलने लगा। तो आंसर निकलने लगा तो उनके मुख से निकला, अरे वास्तव में मेरा आंसर आ गया, वास्तव में मेरा आंसर आ गया। अब वास्तव मेरा आंसर निकल आया तो आखिर उनका ये भी नाम पड़ गया भैया कि जो मुख से निकलता था। जैसे मैंने बताया कि दोस्तों मैं आपको एक कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, ये आप इसको मतलब उस रूप में मत लीजिएगा कि आपको मैं इस तरह बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, तो ठीक है। तो इनको क्या हुआ कि जब उनका आंसर आ गया तो उनके मुख से निकला, वास्तव में मेरा तो आंसर आ गया, वास्तव में आंसर आ गया, इसका मतलब इसका नाम पड़ गया भैया वास्तविक संख्या। और इंग्लिश में तो आपको हमने बताया कि इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आगे दोस्तों जब इनका इतना आ गया लोगों का तो उन्होंने क्या किया, इसमें और करने लगे, जोड़ना घटाना गुणा भाग करने लगे। अब वो घटाने की प्रोसेस कैसे करते रहे, जैसे कि हम लोग छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि अगर हम 2 में 3 घटाते हैं तो जैसे दोस्तों 2 लाइन उन्होंने खींची, फिर 3 खींचे, इससे इसको 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 काटा, 1 आया तो 1 लिख देते रहे। मान लीजिएगा वो 3 में 2 घटाते हैं तो 3 लाइन खींचे और फिर इसके बाद 2 लाइन इसको इसको काटे, 1 आया। तो इसमें भी उनका 1 आता था और इसमें भी उनका 1 आता था। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही होगा, तो कुछ अंतर उन्होंने क्या किया, इसमें एक निशान लगा दिया। बाद में क्या हुआ, इन्हीं संख्याओं को क्या हो भैया, इनको एक नाम दिया गया। इन संख्याओं को बोला गया कि जो इस तरह की हैं इनका नाम चेंज हुआ भैया, इसका नाम हुआ ऋणात्मक संख्याएं। और इनको जब ऋणात्मक संख्याएं नाम दिया गया तो इनको भी कहीं रहने का स्थान दिया जाएगा, तो इनको रहने के स्थान दिया गया 0 के पहले। तो इन संख्याओं को दोस्तों इस तरह से लिखा गया -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, और ये संख्याएं हमारी पहले से थी। अब इन दोस्तों इन संख्याओं को इसमें हम जोड़ेंगे तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हुआ भैया कि ये संख्याएं जोड़ी गई तो इन संख्याओं को बोला गया पूर्णांक, इन संख्याओं को बोला गया पूर्णांक। अब सबसे पहले यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आया कि पूर्णांक हमारा कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स के हमारे पूर्णांक होते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे जो पूर्णांक होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से, जो ये माइनस वाली संख्या है इनको बोला गया ऋण पूर्णांक, और जो ये प्लस वाली संख्या है
इनको बोला गया धन पूर्णांक। और जो ये जीरो बचा, ना ये हमारा ऋणात्मक होता है और ना ही हमारा धनात्मक होता है, ठीक है। इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया और इसको बोला गया शून्य पूर्णांक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्णांक है वो 3 टाइप्स का होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ठीक है। आगे दोस्तों, जब इतनी सारी संख्याएं बन गई तो लोगों के अंदर एक भ्रम और आया कि सर हम इतनी संख्याओं को याद कैसे करें, कैसे इतनी संख्याओं को हम याद रखेंगे, हम तो भूल जाएंगे। तो इस कारण से क्या हुआ कि इनको ये हुआ कि भैया छोटे छोटे गुटों में बांट दिया जाए, जिससे पढ़ने में और लिखने में आसानी हो। क्योंकि अब इनका नाम, ये संख्याएं इतनी ज़्यादा थी, देखिए इधर बढ़ती जा रही हैं, इधर भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरीके से तो देखें पूर्णांक, इसीलिए इसका नाम पड़ा कि पूर्णांक, अर्थात जिसका पूरा हो अंश, अर्थात इसमें हम और संख्या जोड़ नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों कि अब इन संख्याओं को क्या हुआ कि जब ये संख्याएं इतनी सारी हो गई, लोगों को यहाँ पे याद करने में प्रॉब्लम होने लगी, इतनी संख्याएं याद कैसे करें, तो इनको छोटे छोटे गुटों में बांटा गया और इनको 2 भागों में पहले तोड़ा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या और फिर आपका विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, देखिए तोड़ने का जो रीजन है वो स्टार्टिंग इस साइड से किया गया ऋणात्मक संख्याओं से, किंतु ऋणात्मक संख्याओं को जब उन्होंने गौर से देखा तो देखा कि हम इनको अलग क्यों करें भैया, क्योंकि ये अब इनको अलग करने का उनका कोई रीजन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखा उन्होंने कि ये संख्याएं आपस में खुद जितनी बढ़ती जा रही हैं, ये आपस में खुद ही छोटी होती जा रही हैं, तो हम इनको और छोटा क्यों करें, क्योंकि जब ये खुद ही छोटी हो रही तो इनको छोटा करने का कोई रीजन ही नहीं होता। तो क्या हुआ, जैसे दोस्तों देखो -1 से छोटा हमारा -2 होता है, -2 से छोटा हमारा -3 होता है और -3 से छोटा हमारा -4 होता है। अर्थात इन संख्याओं को जितना हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपस में खुद छोटी हो रही हैं, तो इन संख्याओं को ऑलरेडी भागों में डिवाइड नहीं किया गया, क्योंकि जब खुद छोटी हो रही तो हम वहाँ पे क्यों छोटा करें। फिर बात आती है जीरो की, तो जीरो को ये हुआ कि इनको 2 भागों में तोड़ा जाए, किंतु इसको भी तोड़ने का उनको कोई रीजन नहीं हुआ, क्योंकि जीरो ने कहा भैया हम तो अकेले हैं, अब हमको 2 भागों में बांटने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और हम 2 भागों में टूट ही नहीं सकते क्योंकि हम सिंगल हैं अपने ग्रुप में, तो ये भी बच जाता है। आगे हम आते भैया धन पूर्णांकों को देखते हैं, तो ये धन पूर्णांक हमारे 2 भागों में टूटते हैं। सबसे पहले सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है, तो आप लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी, फिर भी अगर नहीं पढ़ी तो ध्यान से सुनिए भाई। सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें हम जोड़े बना सकते हैं, जिन संख्याओं के हम जोड़े बना सकते हैं, या हम ये कह दें जिन संख्याओं में 2 का पूर्णतया भाग जा सकता है। जिसमें भी 2 का भाग पूर्णतया जाएगा उन संख्याओं को हम सम संख्या में लेंगे, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा उन संख्याओं को भैया हम विषम संख्या कहेंगे। अर्थात देखिए इन संख्याओं पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, जिनमें 2 का भाग जाए, अर्थात जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डाटा। विषम में आते हैं तो जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, डाटा। ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इससे एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है कि आपको आ जाता है कि विषम संख्या छांटिए या सम संख्या छांटिए। आपको विषम संख्या आ जाएगा, छांटने के लिए विकल्प दे देंगे भैया, आपको 2 दे दिया, -2 दे दिया, ठीक है, आपको 3 दे दिया, और आपको एक विकल्प और भी दे सकते हैं, कोई भी दे देते हैं, मान लो हमारा 6 दे देता है, तो कह देता है विषम छांटिए। तो भैया विषम आप लोगों को पता है कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वही हमारा विषम होता है, अर्थात हमारा 3 होगा।
और भी क्वेश्चन इनमें बनते हैं कि आपको ऋणात्मक संख्याएं दे देता है और पूछ लेता है कि मान लीजिए आपसे पूछ ले कि -2 धनात्मक या सम संख्या है, ये विषम संख्या। तो दोस्तों मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपकी जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ना इनको हम सम संख्याओं में काउंट करते हैं और ना ही विषम संख्याओं में। तो ये ना ही सम होती हैं और ना ही विषम, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ना ये सम में काउंट होती हैं और ना ही विषम में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब हम सम और विषम में थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इनमें हम गौर से देखें तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो किसी न किसी से विभाजित नहीं होती, किंतु कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो किसी न किसी से विभाजित हो रही हैं। जैसे कि हमारा 9 हो गया, 3 से कट रहा है, 3 तरह का 9। 15 हो गया, हमारा 3 से कटता है और 5 से कटता है। तो ये हुआ भैया कि इनमें कुछ संख्याएं जो किसी न किसी से विभाजित हैं और कुछ संख्या जो किसी न किसी से किसी से भी विभाजित नहीं है। तो इन संख्याओं को क्या करें, तो इनके लिए क्या हुआ कि फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया जिनको बोला गया भाज्य और अभाज्य। अब दोस्तों भाज्य अभाज्य से भी कई क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों हम इसको आपको एक एग्जाम्पल कह सकते हो या आपको हम कहानी के तौर पे बता रहे हैं कि भाज्य अभाज्य आप परिभाषा के आधार पे अगर आप इसको करोगे तो परिभाषा तो दोस्तों ये होती है, जैसे कि हम अगर बात करें कि भाज्य संख्याओं को तो आपको यही पढ़ाया गया है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं मूलक को छोड़कर अन्य किसी संख्याओं से विभाजित होती हैं तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो स्वयं मूलक को छोड़कर अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। किंतु दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन में यहाँ पे एक आपका अंक आ जाता है 2, जो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक डाउट क्लियर करता है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, क्या है कि अगर हम अभाज्य की बात करें तो आप ये याद रख सकते हैं ऐसी संख्याएं या कम से कम 2 या अधिक से अधिक 2 अर्थात कम से कम 2 या अधिक से अधिक 2 अर्थात जो केवल दो ही संख्याओं से विभाजित हो ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी संख्या जो ना तो कम से कम 2 और ना ही अधिक से अधिक 2 अर्थात कम से कम 2 से विभाजित हो और अधिक से अधिक 2 संख्याओं से विभाजित हो, ना 2 से कम हो और ना 2 से ज़्यादा हो। ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं भैया, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अगर 2 से अधिक से विभाजित हैं तो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों आपको हम एग्जाम्पल में बताते हैं, 1 2 3 4 हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं आप लोगों को क्लियर करा के लिए। देखिए परिभाषा बड़े गौर से याद रखिएगा, आपको हम पी वाली भी परिभाषा बताएंगे जो आपको हमने बताया भी कि कम आपको जो बताएगी है आपको कि मान लीजिएगा हमने जो बताया कि उस परिभाषा के आधार पे आपको हम बताएंगे और इसके आधार पे भी देखिए हमने बताया है ऐसी संख्या जो कम से कम 2 या अधिक से अधिक 2 अर्थात जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो। तो देखो दोस्तों अगर हम एक को देखें तो इसका केवल एक ही संख्या से विभाजित होती है और दूसरी कोई संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर सके। अर्थात ये ना ही हमारी अभाज्य है और ना ही हमारी भाज्य है।
आखिर अगर हम 2 को देखें तो 2 हमारा 1 से कटता है और 2 से कटता है, अर्थात ये केवल 2 ही संख्याओं से कटता है। इस कारण से ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके टेट में 2012 से लगा के 2015 तक, तो रिकॉर्ड था कि हर बार ये क्वेश्चन आया है कि आपसे पूछ जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, और विकल्प में आपको इस तरह से दिया हुआ था 1 2 3 4। तो दोस्तों सब लोग 3 पे मार के चले आते हैं, जो गलत है, और आपका इसका सही आंसर है 2। ये क्वेश्चन टेट में कई बार आया हुआ है, 3 साल लगातार आया हुआ है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखिए 2 दिखने में तो भैया सम लगती है। एक क्वेश्चन आपका ये भी है जो बन सकता है कि आपके ऐसी कौन सी सम संख्या है जो सम होने के बावजूद भी अभाज्य होती है। तो भैया केवल एक ही सम संख्या ऐसी है आपकी 2 जो सम होने के बावजूद भी अभाज्य संख्या होती है, बाकी कोई भी सम संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो देखिए हमारी 2 है, 1 से कटता है और 2 से कटता था, केवल 2 संख्याओं से कटता है, इस कारण से हमारा ये अभाज्य है। 3 को आते हैं भैया, तो 3 हमारा 1 से कटता है और 3 से कटता है, इस कारण से ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 4 की अगर हम बात करें, 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और 4 से विभाजित होता है, अर्थात देखिए इसके 2 से ज़्यादा पैर हैं, अर्थात ये 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रही है। अब 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रही है तो ये भैया हमारी भाज्य संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों? भाज्य होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो प्रथम भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। अगर कोई पूछ ले कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो प्रथम अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। क्लियर है? आगे आते हैं, अगर हम 5 की बात करें तो ये भी 1 और 5 से विभाजित है, तो ये भी हमारी अभाज्य है। 6 हमारा 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है, तो ये हमारा भाज्य। क्लियर है दोस्तों? एक हमारी ना ही भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। प्रथम हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3 भी हमारी अभाज्य है, 4 हमारा भाज्य है, प्रथम भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, 5 भी हमारा भाज्य और 6 भी हमारा भाज्य है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए अगर मैंने उस परिभाषा के आधार पर बताया था, तो आपको उस परिभाषा में आपको यही बताया गया है कि ऐसी संख्या जो स्वयं और को छोड़कर अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, अगर इस परिभाषा के आधार पे आते हैं तो भैया एक भी हमारा अभाज्य सो होता है कि स्वयं और एक को, तो भैया स्वयं तो एक है ही और एक से कट ही रहा है, तो अर्थात ये भी अभाज्य है। जो उस परिभाषा के आधार पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट बनता है, तो इस कारण से उस परिभाषा को आप त्यागिए और इस परिभाषा को याद रखिए। तो प्रथम अभाज्य संख्या हमारी 2 और प्रथम भाज्य संख्या हमारी 4। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपका भाज्य अभाज्य क्लियर हो गया हो तो आगे देखते हैं। भाज्य अभाज्य के बाद में इनको फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिनको हम लोग बोलते हैं परमेय और अपरमेय संख्या। परमेय और अपरमेय। परमेय और अपरमेय क्या होता है, तो इसको भी आप दोस्तों कहानी के तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक राजा के 2 पुत्र हैं और एक का नाम भाज्य और एक का नाम अभाज्य, जिनमें से जो हमारा एक राजा के 2 पुत्र थे। ठीक है, एक का नाम हमारी परमेय संख्या और दूसरे का नाम अपरमेय संख्या। जो परमेय था वो अपरमेय से ज़्यादा होशियार था और उसके दिमाग में हर समय यही रहता था कि हम अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पे पूरे पे अधिकार कर लें। और यही होता है कि क्या करता है भैया परमेय, तो परमेय है आपका इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में अपना अधिकार कर लेता है, और जब सब में अधिकार कर लेता है अपरमेय को कुछ नहीं देता। अपरमेय कहता है ठीक है भैया, आपको जैसा उचित लगे आप वैसे करिए, अपरमेय वहाँ से चल देता है। तो उसी दरबार में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि राजा साहब, अगर आप सारी संख्याओं में अधिकार कर लेंगे तो फिर आपको मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा। तो परमेय को
थोड़ा सा टेंशन हुई तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि भैया जब सब में आप होंगे, सब में आप होंगे तो आपको याद कौन करेगा? कोई भी है, आप सोते होंगे, सोते हुए व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो भी हर एक संख्या पे आप परमेय परमेय चिल्लाएगा, तो आपको याद करने की आवश्यकता क्या है? तो परमेय को समझ में आ गया तो उसने क्या किया भैया, अपरमेय को बुलाया और उसको 2 टाइप की संख्याएं अपरमेय को दे दी। कितने टाइप की भैया? 2 टाइप की। कौन से 2 टाइप हैं? तो आपका पहला टाइप बन जाता है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनको हम मानते हैं, जिनको हम मानते हैं आखिर में वो होती नहीं उतनी, ठीक है, हम मानते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। दूसरे टाइप की इस प्रकार की संख्या कि जिनका मान हम निकालते हैं किंतु कभी उनका अंत नहीं होता, कभी उनका अंत नहीं होता, तो ऐसी संख्याओं को भी अपरमेय को दे दी जाती हैं। बाकी जितनी संख्याएं थी वो सारी संख्या हमारी परमेय संख्या कहलाती। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे कि हम यहाँ पे संख्या लिख रहे हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं, मान लो हम पाई, ठीक है। अब देखो दोस्तों और भी लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा 3.14, ठीक है। अब हमने कहा 2 टाइप की संख्या, ऐसी संख्याएं जिनको हम मानते हैं हकीकत में नहीं होता, जैसे कि हम इस साइड में आ जाओगे, इन संख्या देखिए कहीं पे हम x बराबर 5 मानते हैं, कभी x बराबर 10 मानते हैं, कभी x बराबर 100 मानते हैं। क्या हकीकत में कोई x का मान क्लियर है? तो नहीं है। कि हर समय x का मान उतना होता हो भैया, क्लियर नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम किसी का भी मान मानते हैं, मान लो हम पाई का मान है, कभी हम 22/7 मानते हैं, कभी हम 3.14 मानते हैं, किंतु हकीकत में क्लियर नहीं है। हम मानते हैं भैया, क्लियर नहीं है। तो जितनी मानने वाली संख्याएं हैं ये सारी संख्या हमारी अपरमेय कहलाती है। आगे √4 है, इधर देखिए भैया √4 है, तो √4 को देखिए, अगर हम गौर से देखें तो इसको हम अभी √4 को बाहर निकाल सकते हैं, इससे 2 मान आ जाएगा, तो ये हमारी परमेय है। अब अगर हम √3, हमने दूसरी टाइप की संख्या बताई कि ऐसी संख्या जिनके मान हम निकालते जाएं कभी अंत ना हो, ऐसी संख्याएं भी हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि हमारा क्या है कि √3 है, अगर हम √3 का मान निकालें तो इसका कभी अंत नहीं होता है, निकालते जाओ कभी खत्म नहीं होता, तो ये भी भैया अपरमेय है। आपका ये भी क्या है? अपरमेय, क्योंकि इनके मान निकालते जाओ कभी अंत नहीं होता है। आगे आ जाओ, अब ये देखिए p/q रूप में लिखा हुआ है, अर्थात इसे फिक्स रूप में लिखा हुआ है, तो ये हमारी परमेय है, ये भी हमारी परमेय है और ये भी हमारी परमेय है। आखिर आपको हमने बताया दोस्तों कि जिनके मान क्लियर ना हो हम मानते हैं, अपरमेय कहलाती हैं। और दूसरी प्रकार की संख्या ऐसी जिनके मान निकालो मगर कभी खत्म ना हो, इनको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों परमेय और अपरमेय के बाद में संख्याओं को और भी डिवाइड किए गए, कई भागों में डिवाइड किए गए। आगे जैसे कि हमारा स्थानीय मान, जाति मान के आधार पे हमारा इनको अलग किया गया। अब जैसे कि हम कोई बात करते हैं, कोई संख्या लिखी हुई है, ये दोस्तों हमने लिख दी। अब यहाँ पे जैसे कि आपसे स्थानीय मान और जाति मान के बारे में पूछ लें, तो स्थानीय मान क्या होता है? तो भैया स्थानीय मान का मतलब होता है कि उस संख्या का वहाँ पे मतलब उस स्थान पे उसका मान क्या है। और जाति मान क्या होता है? तो जाति मान भैया जाति मान उसको कहते हैं जो उसका फिक्स नाम है, जो कभी बदलता नहीं है, अर्थात जिस संख्या को हम जिस नाम से पुकारते हैं उसका नाम ही उसका जाति मान होता है।
जैसे कि अब हमारा 9 है तो भैया 9 कहीं पर भी लिखा हो इसको हम 9 ही तो कहेंगे। 5 है कहीं पर भी लिखा हो तो ये हमारा 5 कहलाएगा। 7 है कहीं पर भी लिखा हो ये हमारा 7 ही रहेगा। 4 है तो 4 को हम 4 ही कहेंगे, कहीं पे भी लिखा हो ये हमारा जाति मान कहलाता है। किंतु स्थानीय मान स्थान के आधार पे मान लीजिएगा यही 5 हमारा इकाई के स्थान पर होगा तो 5 कहलाएगा। यही दहाई के स्थान पे है वही 5, किंतु दहाई में है तो भैया दहाई में अर्थात यही हमारा 50 बन जाता है। यही 5 हमारा अगर यहाँ पे होता, ठीक है, मान लो ये 4 की हम बात कर दें, 4 यहाँ पे है, अगर ये 4 यहाँ पे होता तो भैया 4 होता, यहाँ पे होता तो 40 होता, और यहाँ पे होता तो हमारा क्या होता 400 होता, और यहाँ सैकड़े के बाद में 1000 के स्थान पे तो यही भैया हमारा 4000। तो ये कहलाता है हमारा स्थानीय मान, और जिस संख्या को जो हम पुकारते हैं वो हमारा जाति मान कहलाता है। दोस्तों अगले वीडियो पे मैं इसके कई क्वेश्चंस कराऊंगा जो पूछे जाते हैं, जिनमें दो स्थानीय मानों के बीच में अंतर पूछा जाता है, जाति मान और स्थानीय मान के बीच में अंतर पूछा जाता है, स्थानीय मान पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों पे शेयर करिए। जय हिंद।